फसाड इंजीनियर नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, क्वालिफाइड फसाड। तो मुझे लगा कि गैप है यहाँ पर कि लोग क्या कर रहे हैं कि एक टेंडर बनाया एंड उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने इंजीनियरिंग स्टेज में उसको सही से नहीं किया या सही से एनालाइज नहीं किया और साइट पर चीजें जाके फंस जाते हैं। तो मेन चैलेंज आता है वो आता है एग्जीक्यूशन का। मैं उनका वर्क मैनेज आफ्टर 10 इयर्स आफ्टर 20 इयर्स फसाड की लाइफ है, डिजाइन लाइफ है, उसके बाद क्या होगा और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। अच्छे से फसाड डिजाइन किया जाए तो 30 to 40% आप सेव कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में। फसाड कंसल्टेंट कैन हेल्प द आर्किटेक्ट और डेवलपर टू डिजाइन सच बिल्डिंग्स in which we don't require the AC or minimum use of AC। तो वाईजी टेक के साथ जुड़ने के बाद तो मुझे एक डिफरेंस नजर आया है। मैं आपको अभी कल का एग्जांपल देता हूँ। मिडिल ईस्ट से एक इंक्वायरी आई है थ्रू आवर लिंक्डइन पे। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं राज सिंह, को-फाउंडर और प्रिंसिपल कंसल्टेंट नेक्सिवा से। नेक्सिवा एक फसाड और फेनेस्ट्रेशन कंसल्टिंग फर्म है, ग्रेटर नोएडा में बेस्ड। 2021 में फाउंडेड ये फर्म डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स और फसाड कंपनीज के साथ काम करती है पूरे इंडिया में। राज क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर है और प्रैक्टिस में फसाड इंजीनियर। उन्हें इस इंडस्ट्री में 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। राज, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, नेक्सिवा एक हाईली टेक्निकल स्पेस में ऑपरेट करता है, फसाड और फेनेस्ट्रेशन इंजीनियर। तो आप हमें बता सकते हैं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और आपने ओरिजिनली किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा था? Thank you, sir. Thank you so much once again for inviting me in this podcast। तो 2020 की बात है। मैं एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी है जो फसाड एंड फेनेस्ट्रेशन में काम करती है। मैं आई वाज इन मुंबई एट दैट टाइम एंड मैं सोच ही रहा था कि कुछ अपना करना है, कुछ अपना स्टार्ट किया जाए। और मेरे एक मेंटर थे, मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर मैं अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ कुछ, तो कब करें, कैसे करें, व्हाट विल बी द राइट टाइम टू स्टार्ट। तो मेरी बेटी हो चुकी थी तब तक, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि इट इज राइट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि जैसे जैसे बेटी बड़ी होगी तो लायबिलिटी बढ़ती है। लायबिलिटी के बढ़ने के साथ साथ वो कॉल लेना मुश्किल होता है कि अपनी एक अच्छी जॉब छोड़ के, अच्छी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और जॉब का क्या है, जब भी अगर हमें लगेगा कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं होगा, तो आप कभी भी अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। बट वो रिग्रेट लाइफ में नहीं रहेगा कि अपना करना चाहे था तो और हुआ नहीं। तो मैंने रिजाइन किया और जो उस कंपनी के सीईओ थे उन्होंने मुझे बुलाया रेजिग्नेशन से पहले रीजन जानने के लिए कि क्या रीजन आप क्यों रिजाइन करना चाहते हैं। तो मैंने ट्रांसपेरेंटली बोला कि मैं अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ एंड ही ऑफर्ड मी द फर्स्ट जॉब कि ठीक है आप हमारे साथ ही एज ए कंसल्टेंट जुड़ जाइए। एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट ट्रेनिंग। तो उसमें और कुछ नहीं था दिमाग में, मुझे था कि मैं एज ए ट्रेनर काम करूंगा इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे दिखता था कि फसाड एंड फेनेस्ट्रेशन में कोई ऑर्गेनाइज्ड या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं थी लोगों को एजुकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। तो इधर या तो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं जैसे मैं हूँ, या सिविल इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होता है, बट कोई फसाड इंजीनियर नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, क्वालिफाइड फसाड। तो मुझे लगा कि गैप है यहाँ पर कि मैं लोगों को अपनी नॉलेज से अवेयर करें और उनकी ग्रोथ का एक पार्ट बन सकूं। तो मैंने ट्रेनिंग से स्टार्ट किया एंड जब मैं ट्रेनिंग कर रहा तो पैन इंडिया मेरा ट्रैवल होता था एंड आउट ऑफ 30 days I was involved in training and education for around 20 to 24 days। तो मुझे फिर एक चैलेंज और समझ में आया कि लोगों के पास जो लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, फसाड कंपनी है, फसाड कॉन्ट्रैक्टर है, उनके पास कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स नहीं है एंड ट्रेनिंग से डेवलपमेंट का अपना एक टाइम है, 6 months 1 year। तो लोग मुझे अप्रोच करते थे कि सर हमें शॉप ड्राइंग बनवाना है, कैलकुलेशन कराना है, टीम नहीं है हमारे पास। और क्योंकि बीइंग ए ओनर उनके पास अनसर्टेनिटी होती थी बिजनेस की, तो कभी बिजनेस अच्छा है कभी डाउन है, तो एक हाईली टेक्निकल रिसोर्स को मैं फिक्स कॉस्ट इन्वेस्ट करना और उसको रखना उनके लिए काफी कॉस्टली था। तो फिर मुझे लगा कि ये वर्टिकल में स्टार्ट कर सकता हूँ ट्रेनिंग के साथ एंड आई
started to hire people and मैंने फिर अपनी वाइफ को इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया। शी इज ऑल्सो ए क्वालिफाइड इंजीनियर। तो फिर हमने शॉप ड्राइंग और स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन की सर्विसेज छोटे फसाड कंपनी को, इमर्जिंग फसाड कंपनी को देना स्टार्ट किया। जब हम उनको ये सर्विस दें तो मुझे समझ में आया कि एक गैप और है। तो हमारे पास टेंडर डॉक्यूमेंट आते थे, टेंडर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा समझा और हमें नहीं लगता है कि आपको अंडर स्पेसिफिकेशन होते थे उसमें या ओवर स्पेसिफिकेशन होता। फॉर एग्जाम्पल कि मुंबई में जो बिल्डिंग्स है वो हाई राइज बनती है और वहां पर विंड लोड भी काफी हाई है और बारिश सबसे ज्यादा होती है। वाटर टाइटनेस, विंड लोड की जो स्पेसिफिकेशन है मुंबई के लिए अलग है। वही अगर आप बेंगलोर चले जाएंगे तो बेंगलोर में विंड लोड काफी कम होता है, बारिश काफी कम होती है कंपेरेटिव टू मुंबई। या आप नॉर्थ की बात करेंगे तो यहाँ बारिश का रेट काफी कम है। तो हमें ये लगा कि लोग क्या कर रहे हैं कि एक टेंडर बनाया एंड उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया के लिए। तो हम फिर अपने फसाड कॉन्ट्रैक्टर को ये एडवाइस करते थे कि ये तो ओवर स्पेसिफाई है, आप कंसल्टेंट से बोलिए इसको सही करेंगे या इससे कस्टमर का पैसा बच सकता है, क्योंकि जितना हाई स्पेक्स आप डालेंगे आपके ओवरऑल जो कॉस्टिंग है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, कॉस्ट आपकी हाई चली जाती है। तो फिर हमें लगा कि एक वर्टिकल स्टार्ट कर रहे थे। हम कुछ डेवलपर्स के, कुछ आर्किटेक्ट से कॉन्टेक्ट में आए और हमने उनको ये सर्विसेज ऑफर करनी शुरू की। तो इस तरीके से मैं ट्रेनिंग से पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज देना स्टार्ट किया, इंजीनियरिंग से फिर हम फसाड कंसल्टिंग। तो नाउ वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड फसाड कंसल्टिंग सर्विसेज टू द डेवलपर, आर्किटेक्ट एंड फसाड। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर जर्नी इन 2020। एक्सलेंट आपने रिस्पॉन्स किया। मेरा अगला सवाल है, फेनेस्ट्रेशन को अक्सर एक स्पेसिफिकेशन एक्सरसाइज की तरह ट्रीट किया जाता है, इंजीनियरिंग की तरह नहीं। आपका प्रोडक्ट डिजाइन और वैल्यू इंजीनियरिंग का अप्रोच क्लाइंट्स के लिए आउटकम को कैसे बदलता है? तो ये आपने सही कहा कि जनरली क्या होता है कि बीइंग ए कंसल्टेंट हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपको वाटर टाइटनेस में 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपका स्ट्रक्चरल चेक की विंडो के स्पेसिफिकेशन, दूसरा होता है वाटर टाइटनेस का स्पेसिफिकेशन और थर्ड होता है एयर टाइटनेस व्हिच इम्पैक्ट्स योर साउंड इंसुलेशन एंड थर्मल इंसुलेशन। तो हमने स्पेसिफाई किया कि मान लीजिए मुंबई की कोई बिल्डिंग है कि आपको वाटर टाइटनेस 600 पास्कल है, क्योंकि वहाँ बारिश तेज है और हाई राइज बिल्डिंग्स है तो वहाँ विंड लोड की रिक्वायरमेंट है। 600 पास्कल वाटर टाइटनेस हमने मेंशन कर दिया। हमें लगता है कि मेट्रो सिटी है, अर्बन ट्रैफिक काफी ज्यादा है तो एयर टाइटनेस हमें रखना चाहिए क्लास 4। लेकिन एज पर साइट रिक्वायरमेंट हमें स्लाइडर्स लगाना है, स्लाइडर डोर। तो स्लाइडर्स में क्लास 4 एयर टाइटनेस अचीव करना और वाटर टाइटनेस जो मैं आपको बता रहा हूँ 600 पास्कल का जो है वो अचीव करना डिफिकल्ट होता है। और अगर हम वो अचीव करने जाएंगे तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा शूट कर जाएगी। डेवलपर के लिए, आईटी यूजर के लिए कॉस्ट एक कंसर्न होता है। तो हम वहाँ ये सिचुएशन देखते हैं क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे क्या चीजें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि छज्जा है कि नहीं। अगर छज्जा है तो ऑटोमेटिकली आपकी वाटर टाइटनेस की क्लासिफिकेशन कम हो जाएगी क्योंकि पानी टच ही नहीं करेगा छज्जा। और छज्जा में हम देखते हैं कि वो 2 फीट का छज्जा है, 1 फीट का छज्जा है। तो वहां से हम देख सकते हैं कि वहां से वाटर टाइटनेस के स्पेसिफिकेशन को कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सिमिलरली आपका अगर हमें लगता है कि बिल्डिंग है लेकिन अर्बन ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं है तो क्या हम एयर टाइटनेस की क्लासिफिकेशन को कम कर सकते हैं? उसमें भी हमें लगता है कि ठीक है हम स्लाइडर्स नहीं अचीव कर पाते हैं, अगर वही रिक्वायरमेंट और स्लाइडर्स में नहीं जा सकते हैं तो क्या हम टाइपोलॉजी चेंज कर सकते हैं? क्या हम उसको फिक्स प्लस ऑप्टिमल बना सकते हैं? क्योंकि फिक्स प्लस ऑप्टिमल बाय डिफॉल्ट क्लास 4 एयर टाइटनेस अचीव कर जाता है मैक्सिमम टाइम में एंड इट हैज गुड वाटर टाइटनेस इन कंपैरिजन टू स्लाइडर्स। तो इस तरीके से हम लोग पूरा जो हमारा मार्केट का तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करते हैं जिससे कि कस्टमर को परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज ना करना पड़े, उनके साइट लोकेशन के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और उनका कॉस्ट या उनका जो बजट है वो भी शूट ना करें। तो दैट्स हाउ वी इंटीग्रेट दिस अप्रोच इनटू द स्पेसिफिकेशन। थैंक यू। इसी से मेरा अगला सवाल स्टार्ट होता है। फसाड कंसल्टिंग में डिजाइन, इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूशन तीनों साथ चलते हैं। आपके क्लाइंट्स को कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल विजन्स को रियलिटी में आते वक्त सबसे ज्यादा कौन सी चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है? तो इसमें जो आप डिजाइन है, इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूशन तीनों चीजें इन्वॉल्व है।
और जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो तीनों फेजेस में ही हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट जब कोई भी डिजाइन प्रिपेयर करते हैं तो बहुत क्रिएटिवली सोचता है। उनको टेक्निकल फिजिबिलिटी से उतना नहीं होगा कि वो फ्री माइंड से सोचना चाहते हैं एंड दे वांट टू अचीव सम यूनिक डिजाइन। तो आजकल पैरामेट्रिक फसाड है, थ्री फ्लोर फसाड्स है। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहूंगा कि कोई पैनल है, ग्लास फसाड को डिजाइन कर रहा है और उन्होंने डिजाइन कर दिया कि मैं एक सिंगल ग्लास को 12 मीटर हाइट और 12 मीटर वाइड बनाना चाहता हूँ। तो हमें भी ये देखना होता है कि वो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से फीजिबल है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो विंड लोड वहां पर एप्लीकेबल है, जो बाकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है लाइक एकॉस्टिक है, बाकी चीजें हैं, वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जो बिल्डिंग की परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। अगर डिजाइन ओके है तो फिर हम लोग इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। इंजीनियरिंग में हमारा पहला आता है कि मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी या मैन्युफैक्चरिंग फीजिबिलिटी, कि क्या इतना बड़ा ग्लास कोई सप्लाई कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। फिर आ जाता है कि वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। फिर हम एग्जीक्यूशन के डिटेल में जाते हैं कि साइट पे वो अनलोड कैसे होगा, लिफ्ट कैसे होगा। अगर मैं उसको थर्ड फ्लोर पे, फिफ्थ फ्लोर पे या इवन 30 फ्लोर पे उसको लिफ्ट करना है तो कैसे लिफ्ट होगा। तो इस तरीके से हर स्टेज पे जो आर्किटेक्चरल विजन है उसको हमें उन तीन चीजों से गुजरना पड़ेगा, जो टेक्निकल फीजिबिलिटी है, जो आपके एग्जीक्यूशन फीजिबिलिटी और इंजीनियरिंग अप्रोच हम उसका यूज करते हैं, सो दैट कि जब हम एग्जीक्यूशन में जाएं या जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो उसको चैलेंजेस फेस ना हो। बाद में कई बार ऐसा होता है कि हमने इंजीनियरिंग स्टेज में उसको सही से नहीं किया या सही से एनालाइज नहीं किया और साइट पर चीजें जाके फंस जाते हैं। एक नोएडा में बिल्डिंग है, उसमें क्या है कि दो बिल्डिंग्स के बीच में राउंड बॉल टाइप एक डिजाइन है जो दो बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है। तो आर्किटेक्ट ने उसको कॉन्सेप्ट में लेकर आए, फिर जो कंसल्टेंट्स है उन्होंने कहा कि नहीं टेक्निकली वी कैन एग्जीक्यूट दिस डिजाइन, लेकिन जब वो रियल एग्जीक्यूशन में पहुंचा वो अभी एक चैलेंज है कि वो बॉल कैसे वहां पर हैंग होगी और किस तरीके से उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से लास्ट स्टेज में भी चीजें जाकर फंस जाती है। तो ये चैलेंजेस हम लोगों को हमेशा हर साइड पर फेस करना पड़ता है। जैसे एस्टैब्लिश सिस्टम कंपनी के साथ काम करने के आपके एक्सपीरियंस से एक चीज जो फैब्रिकेटर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स फेनेस्ट्रेशन के मामले में कंसिस्टेंटली अंडरएस्टिमेट करते हैं, वो क्या है? तो मैं अपने ट्रेनिंग से बोलता हूँ और जब भी हम क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं तो जो आपका डिजाइन स्टेज है उसमें काफी कॉम्पिटेंट लोग हैं और एक प्रॉपर इंजीनियरिंग अप्रोच है वहां पर, तो वहां पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेन चैलेंज आता है वो आता है एग्जीक्यूशन का। मैं बोलूंगा वर्कमैनशिप में तीन इंपॉर्टेंट पिलर है वर्कमैनशिप के। पहला होता है सर्वे, वेदर इट इज फसाड और डोर विंडो। सर्वे से ही मिस्टेक्स होना स्टार्ट होता है। तो सर्वे अगर प्रॉपर नहीं है तो आपका एग्जीक्यूशन कभी भी प्रॉपर नहीं होगा। जिस डिजाइन इंटेंट के लिए वो बिल्डिंग बना रहे हैं वो डिजाइन इंटेंट कभी फुलफिल नहीं होगा। सर्वे के बाद फिर सेकंड स्टेज आता है वर्कमैनशिप में फैब्रिकेशन, द क्वालिटी ऑफ द क्राफ्टमैनशिप, कि आपने कैसे उसके जॉइंट्स को सील किया है। जॉइंट्स मैकेनिकल होते हैं तो मैकेनिकल जॉइंट्स को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वेल्डेड जॉइंट्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो दूसरा आपका फैब्रिकेशन की वर्कमैनशिप है। और जो थर्ड है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं एज ए फॉरेंसिक ऑडिटर भी काम करता हूँ और मैंने जितनी साइट्स का फॉरेंसिक ऑडिट किया है उसमें यही मेजर पॉइंट निकल के आता है कि इंस्टॉलेशन टाइम पर आपका क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप मेंटेन नहीं की गई है। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो टेक्नीशियन काम कर रहा है उसको ये मालूम ही नहीं होता कि किस विंड लोड के लिए बिल्डिंग डिजाइन है, किस वाटर टाइटनेस के लिए डिजाइन कर रहा है, किस एयर टाइटनेस के लिए डिजाइन कर रहा है, खास करके डेप्थ कितना होना चाहिए उस विंड लोड को सस्टेन करने के लिए। तो मैं अगर फसाड कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या मैं अगर फसाड कंपनी को अगर मुझे एडवाइस देना है तो मुझे एक ही एडवाइस देना होगा कि आपको वर्कमैनशिप पर फोकस करना है। क्वालिटी वर्कमैनशिप अगर नहीं है तो जो पूरी एक्सरसाइज वो आर्किटेक्ट के लेवल पर हुई है, जो फसाड कंसल्टेंट के लेवल पर हुई है, वो सारी बेकार चली जाती है। अल्टीमेटली जो यूजर है वो सफर करता है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है, बहुत अच्छे से। इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं
जो आपकी टीम के लिए टेक्निकली या क्रिएटिवली एक बड़ा चैलेंज था, और उस एक्सपीरियंस में आपको कैसे आपने क्या सीखा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर प्रोजेक्ट, क्योंकि हर आर्किटेक्ट चाहते हैं कि कुछ यूनिक बिल्डिंग डिजाइन करो, कुछ यूनिक फसाड डिजाइन करे, और बीइंग फसाड कंसल्टेंट हमेशा हमारे लिए कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस देकर आता है, कुछ ना कुछ लर्निंग देकर जाता है। तो इन लास्ट 5 years वी हैव एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, बट मैं 2-3 मेंशन करना चाहूंगा जिसमें अलग अलग चैलेंजेस थे। तो जैसे हमने डीप पाइप का ऑफिस बिल्डिंग किया है गुजरात में भुज में, तो वहां हमें जो चैलेंज दिया कि तो बजट का कंस्ट्रेंट था क्लाइंट का, बट उसको एकॉस्टिक, क्योंकि वो पाइप थी और पाइप के लिए कंप्रेसर चलता था जो बहुत ज्यादा आवाज जनरेट करता है, एंड उसी साइड में उनका कॉन्फ्रेंस रूम था। और हमें जो चैलेंज दिया गया है कि आपको एकॉस्टिक इंसुलेशन अचीव करना है, सो दैट जब कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग्स हो, डायरेक्टर्स की कोई हाई एंड मीटिंग्स हो, तो उसमें वो बाहर का शोर अंदर ना आए। तो हमने उसको प्रॉपर फ्रॉम द एकॉस्टिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे टेक्निकल डायरेक्टर है, वो इज क्वालिफाइड फसाड इंजीनियर, तो हमने काफी रिसर्च की, काफी एक्सरसाइज की, क्योंकि आसान होता है कि मैं कोई भी हाई एंड मटेरियल को बोल देता है एंड वी कैन अचीव दैट टारगेट एकॉस्टिक इंसुलेशन, बट चैलेंज वही था कि हमें बजट को ध्यान में रखकर उनको सॉल्यूशन देना था, एंड इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ लर्निंग। और हमें भी, हमारे लिए पहली चीज थी कि कैसे बजट को कंट्रोल करके और वो सॉल्यूशन प्रॉपर दिया जाए, एंड वी आर एबल टू मैनेज दैट प्रॉब्लम। एक हमने यहीं पर ही चौक ग्रेटर नोएडा में एक साइट है जेपी ग्रीन के अंदर, वहां पर एक क्राउन का स्ट्रक्चर, तो विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, स्टील का स्ट्रक्चर है पूरा, उसको हमें एसीपी से क्लाइड किया, तो वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था हमारे स्ट्रक्चरल टीम के लिए, एंड दे आर एबल टू solve that problem. We face lot of challenges to conclude that calculation. जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो कंसल्टेंट थे, जो हमारी टीम थी, उन्होंने डे एंड नाइट काम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तीसरा था हमारा चैलेंज होटल, एक बन रहा है टर्मिनल 3 के पास दिल्ली में, एरोसिटी में। तो इसमें क्या था कि फ्रेमलेस क्लीनिंग और फसाड कंपनी को इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे थे, और वहां भी चैलेंज यही था कि जो एस्टैब्लिश्ड फ्रेमलेस सिस्टम है, दे आर वेरी कॉस्टली, एंड एवरी डेवलपर हैज देयर पॉकेट कि भाई मेरा बजट ये है, इसी में हमें करना है। तो वहां भी हमें फसाड कंपनी ने चैलेंज दिया कि आप ही इस फ्रेमलेस डिजाइन करिए जो बजट में भी है, और परफॉर्मेंस इस पे जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है, बाकी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, उन पर कोई इम्पैक्ट ना हो। तो वी डिजाइन दैट frameless glazing for that hotel, and it gives us a lot of learning from the design perspective to maintain the budget, and to इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, कि ऐसा हो कि तेज विंड आए और फसाड नीचे गिर जाए, कोलैप्स हो जाए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोला इस टाइम। इसी से मेरा अगला सवाल इसी से आता है कि एक आर्किटेक्ट या डेवलपर अपने फसाड और फेनेस्ट्रेशन कंसल्टेंट से क्या पूछना चाहिए, जो अभी ज्यादातर लोग पूछ नहीं रहे? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा, और मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री के लिए बड़ा पॉइंट है, बड़ा क्वेश्चन है। जनरली डेवलपर और आर्किटेक्ट में बजट से स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं मेरा बजट इतना है, आपको ये करना है। वो कभी भी हमें परफॉर्मेंस की बात नहीं करेंगे, मैक्सिमम टाइम में बात करो, और कुछ डेवलपर या कुछ आर्किटेक्ट को छोड़ दिया जाए तो वो स्टार्ट ही करते मेरा बजट इतना, इस बजट में ये आर्किटेक्चरल इंटेंट को हमें अचीव करना है। और मैं नोएडा, क्योंकि अब फसाड का हब बनता जा रहा है, इसमें जैसे एयरपोर्ट यहाँ पर आने वाला है, यहाँ जितनी बिल्डिंग्स आप देखेंगे उसमें हम कोई भी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे, सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं कर रहे। आफ्टर 10 years, आफ्टर 20 years, तो ये फसाड की लाइफ है, डिजाइन लाइफ है, उसके बाद क्या होगा, और उसकी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट क्या आएगी, एनर्जी एफिशिएंसी, जो हम नेट कार्बन जीरो की बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है इस बिल्डिंग का, वो कोई भी, मतलब मैक्सिमम, कोई भी कहना थोड़ा गलत होगा, मैक्सिमम डेवलपर या मैक्सिमम आर्किटेक्ट को क्वेश्चन अभी भी नहीं कर रहे। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, हमारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि इस बिल्डिंग के हिसाब से
और जो इंडिया में नॉर्म्स है, सारे नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। एनबीसी 2016 है, उसको अपग्रेड कर दिया गया है। उसमें सारी जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन वो मेंशन है, बट कोई ना उनको पढ़ने की जरूरत समझ रहा है, उसको फॉलो करना, क्योंकि एवरीबॉडी स्टार्ट्स विद द बजट। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले हम ये देखें कि इस बिल्डिंग के लिए हमें क्या परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, हम कैसे इसमें ड्यूरेबल मटेरियल का यूज कर सकते हैं। जो हो सकता है अभी के लिए कॉस्टली हो सकता है, लेकिन जब 10 साल बाद हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, 20 इयर्स बाद हमें रिप्लेस करना पड़ेगा फसाड, तो तब जाके वो कॉस्ट को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, जो परफॉर्मेंस है, वेदर इट इज विंड, वाटर, एयर, acoustic, thermal efficiency of the facade, these all are very important points from my perspective, which architect and developer must discuss with the facade consultant, apart from the budget. इसमें आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया, जीरो कार्बन एमिशन। इसके रिगार्डिंग फसाड और फेनेस्ट्रेशन कंसल्टेंट का क्या रोल है इसमें? तो कोई भी बिल्डिंग है, आजकल आप देख रहे हैं एसी सभी में यूज होता है, और अगर आपकी बाहर की स्किन, जो हम फसाड एनवलप बोल रहे हैं या बिल्डिंग स्किन बोल रहे हैं, और वो एफिशिएंटली डिजाइन नहीं है, तो आपको अंदर एज यूजर कंफर्ट के लिए आपको अपने एसी को ज्यादा रन करना है। एसी ज्यादा रन होगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगी तो दो इम्पैक्ट है। एक तो सीधा मेरे ऊपर इम्पैक्ट है एज डेवलपर, एज यूजर, कि बिल ज्यादा आएगा, लेकिन उससे ज्यादा जो बड़ा मरीज है वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि आज भी इंडिया में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल से बनती है, कूल बर्न करके बनती है, एंड एक यूनिट बिजली बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 750 ग्राम ऑफ कार्बन CO2 रिलीज होता है। अप्रोक्सीमेट 1 kg आप मान के चल सकते हैं। तो जितने ज्यादा यूनिट्स आप कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा आपका CO2 एमिट होगा, और जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग को इम्पैक्ट करता है। तो हम पहले पढ़ते थे, मैं अपने स्कूल टाइम में, ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, वो मैं देख रहा हूँ बीइंग ए फसाड इंडस्ट्री एक्सपर्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डिंग के अंदर फसाड उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो एक पॉइंट जो फसाड में मटेरियल यूज हो रहा है, उसको बनाने में कितना कूल बर्न हुआ, कितना कार्बन एमिशन हुआ, जिसमें मेरा कंट्रोल नहीं है बीइंग ए कंसल्टेंट, बट मैं उस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ कि जो आपकी बिल्डिंग की स्किन है वो उस तरीके से डिजाइन हम करें कि जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम से कम हो। उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपका बिल्डिंग का इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, दूसरा डे लाइट की एवरेजिटी, जिससे कि आप ट्यूब लाइट और बल्ब लक्स लेवल मेंटेन करने के कम से कम यूज करें। तो दो चीजों में मेरा कंट्रोल है, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकता हूँ कि अगर अच्छे से फसाड डिजाइन किया जाए तो 30 to 40% आप सेव कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में, which is directly related to the coal emission, sorry, CO2 emission. अब सवाल ये है कि जब आर्किटेक्ट, जब डेवलपर आपके पास आता है, आर्किटेक्ट ने तो ऑलरेडी डिजाइन कर दिया होता है, तो आप वहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं कि उसका एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाए या ग्रीन कॉन्सेप्ट कम करें? उसके रिगार्डिंग एज अ फसाड कंसल्टेंट आपका कहाँ पे रोल आता है, क्या रोल आता है? तो जब हम फसाड आप देख रहे होंगे तो मैक्सिमम होता है आपका ग्लास फसाड, मैक्सिमम बिल्डिंग्स आप देख रहे हो। तो अगर मैं ग्लास फसाड की बात कर रहा हूँ तो ग्लास फसाड में ग्लास का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम सिंगल ग्लास ले रहे हैं, डीडी ग्लास ले रहे हैं, सॉफ्ट कोटेड ग्लास ले रहे हैं, तो ग्लास में काफी वैरायटी है जो आपके यू वैल्यू को कम करता है। यू वैल्यू डायरेक्टली लिंक्ड टू दी थर्मल इंसुलेशन। एक आपका जो डायरेक्ट सन से में हीट मिलती है, तो आप देखते हो कि ब्लू कलर का ग्लास जनरली फसाड में होता है, ग्रीन कलर का फसाड होता है। तो ग्लास का सिलेक्शन बड़ा क्रिटिकल है। इसके अलावा ग्लास एक फैक्टर है, हम फसाड में कुछ शेडिंग डिवाइसेस डाल सकते हैं जो डायरेक्ट सन हीट को कट कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, बहुत सारी बिल्डिंग्स है जिसमें आप परफोरेटेड जाली देखेंगे, गिलास के सामने कुछ शेडिंग डिवाइसेस देखेंगे। इवन ओरिएंटेशन के हिसाब से, जैसे समर सीजन में साउथ फेसिंग जो फसाड होगा वहां से सोलर हीट सबसे ज्यादा हमें रिसीव होती है। तो सोलर साउथ साइड में मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वो शेडिंग डिवाइसेस उस प्लांटेशन में कर दूं बिल्डिंग के
ऊपर, और आपने ग्रीन फसाड देखे होंगे जहाँ पर बालकनी के ऊपर हम लोग कुछ प्लांटेशन कर देते हैं, विच डायरेक्टली कैन कट दी डायरेक्ट सोलर हीट। तीसरा आपका जो एयर टाइटनेस की मैं बात कर रहा था कि ठीक है आपने ग्लास और फसाड मटेरियल आपने बहुत अच्छा सिलेक्ट किया है, लेकिन अगर एयर लीकेज हो रहा है, एयर टाइटनेस प्रॉपर नहीं है उस फसाड की, तो मैक्सिमम जो आपकी एनर्जी है वो लीक हो जाएगी एयर के थ्रू। तो एयर टाइटनेस क्या अचीव होगी, क्लास 4 क्या इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, एंड वो क्या करने से अचीव होगी वो हम कॉन्सेप्ट ड्राइंग में डाल देते हैं कि इस तरीके की डिटेलिंग यहाँ पर आएगी। तो एक एयर टाइटनेस है और ओवरऑल फसाड, दूसरा है मटेरियल का सिलेक्शन और उसका यूज, जहाँ पर इंजीनियरिंग आते हैं कि कहाँ पर शेडिंग डिवाइसेस देनी है, कहाँ नहीं देनी है, ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग क्या है, सोलर हीट किधर से मिल रहा है, कितना एसी हमें यूज करना है यहाँ पर। केवल ऐसी बिल्डिंग आजकल यूज हो रही है जिसमें एसी की जरूरत नहीं है। फसाड कंसल्टेंट कैन हेल्प द आर्किटेक्ट और डेवलपर टू डिजाइन सच बिल्डिंग्स in which we don't require the AC for minimum use of AC. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताया, इसके मुझे आइडिया नहीं था कि बिना एसी के भी बिल्डिंग्स बन रहा है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, बजटिंग के साथ काम करते वक्त आपके क्या गोल्स थे और अब तक क्या पॉजिटिव चेंजेस आपने नोटिस किया? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा है। और 2020 में मैंने जैसे बताया हमने एक कंपनी स्टार्ट की आफ्टर लीविंग द जॉब, और हम लोग ही मतलब मैं क्योंकि मार्केट में इंडस्ट्री में काम कर रहा था, कुछ लोग मुझे जानते थे, रेफरेंस से बिजनेस आ रहा था, बट मैं रेफरेंस उसको स्केल नहीं कर पा रहा, और हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हमारे जो क्लाइंट है वो लॉयल क्लाइंट है, जो मेरे साथ 2020 में क्लाइंट था वो मेरा आज भी क्लाइंट है, बिकॉज दे आर फाइंडिंग द वैल्यू इन आवर सर्विसेज। लेकिन मैं नोएडा में बैठ के जो सर्विस दे रहा हूँ, वो पुणे में जो बैठे इंसान है या बेंगलोर में जो बैठे लोग हैं, या जो डेवलपर अपनी बिल्डिंग प्लान कर रहा है, जो आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग प्लान कर रहा है, उसको बिल्कुल मालूम नहीं चल सकता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कितना अच्छा कर रहा हूँ। तो मेरे बिजनेस कोच है, मैं हमेशा उनसे एडवाइस देता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या करना है, एक लेवल पे बिजनेस पहुंच चुका है, रिक्वायरमेंट आ रही है, बट आई वांट टू स्केल दिस बिजनेस। तो उन्हीं ने आपका रिकमेंडेशन दिया कि आप इनसे बात करिए, और मेरा आपसे आपको याद होगा पहला इंटरेक्शन था, और मैंने आपको क्लियरली बोला कि हमारे विजन क्या है, हमारी एम्बिशन क्या है, एंड वी वांट टू बी ग्लोबल कंपनी, ग्लोबल गुड एथिकल कंपनी, और वी वांट योर हेल्प। तो वाईजी टेक के साथ जुड़ने के बाद तो मुझे एक डिफरेंस नजर आया है। मैं आपको अभी कल का एग्जांपल देता हूँ कि मिडिल ईस्ट से हमें एक इंक्वायरी आई है थ्रू आवर लिंक्डइन पे। तो वो हम काम कर रहे थे वाईजी टेक के थ्रू, हमें हेल्प मिली कि वो सबके पास जा रहा है कि व्हाट वी आर डूइंग गुड एंड हाउ वी आर डूइंग दिस। तो वाईजी टेक ने इसमें बहुत बड़ी हमारी हेल्प की है, जो शायद हम इंडिपेंडेंटली या हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं थी कि उसको कैसे करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है उस बात को, कि हाउ वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टीम एंड टू यू आल्सो टू अंडरस्टैंड आवर विजन एंड कन्वर्टिंग दिस विजन इनटू द थैंक यू, थैंक्स। मेरे एक सवाल और आता है कि आपने इस इंटरव्यू के दौरान, इस पॉडकास्ट डिस्कशन के दौरान आपने कई बार अपने मेंटर्स की बात किया, तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपका क्या, व्हाट डू यू फील, आपका मेंटरशिप का कितना रोल प्ले करता है आपके विजन में आपको कामयाब करने में? तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक एक्सपर्टाइज होती है और एक लिमिटेशन होती है। तो जो मेंटर है वो आपको रास्ता दिखाता है। मान लीजिए आप डायलेमा में, आपको कंफ्यूजन है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और मेंटर के पास आप जाते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर कि सर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो जो रियल मेंटर है वो आपको सही डायरेक्शन बताएगा, आपको सही से एडवाइस करेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि एक के लिए जो सॉल्यूशन है वो सबके लिए काम करेगा, सबकी अपने अपने कंटेक्स्ट है, अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी लिमिटेशन है। तो एक रियल मेंटर आपके कंटेक्स्ट में आपको एक सॉल्यूशन देता है। तो मैं समझता हूँ कि मेंटरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है, और अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट से हमेशा एडवाइस लेना चाहिए, ये मैं बिलीव करता हूँ। ओके,
मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, अगर आपको निक्सिबा की एच एक सेंटेंस में समराइज करनी हो तो आप क्या कहेंगे? तो अगर एक सेंटेंस में मुझे समराइज करना, मैं बोलता हूँ रेफरेंस बेस्ड नॉलेज वैलिडेटेड बाय ग्लोबल एक्सपर्ट्स विद utmost data confidentiality. So this is our edge in the market. अगर मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा तो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी फसाड पढ़ के नहीं आया। किसी ने मैकेनिकल पढ़ा है, किसी ने सिविल पढ़ा है, किसी ने आर्किटेक्चर पढ़ा है। अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे दूंगी जो इंजीनियरिंग पढ़ी भी नहीं, दे आर बीकॉम, बीए, बीएससी, वो लोग हमारी इंडस्ट्री में जो कि काफी अच्छा कर रहे हैं। मैं उनको ऐसा नहीं बोल रहा कि क्वालिफिकेशन की वजह से कोई, बट उन्होंने पढ़ा नहीं है उसको, तो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज जो है वो काफी कम है। तो लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर उनका एक्सपीरियंस खराब रहा है पास्ट में, तो वो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आपको एडवाइस देंगे। जो साइंटिफिक फैक्ट है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको काफी लोग इस इंडस्ट्री में या तो इग्नोर कर देते हैं या उनको खुद ही नहीं मालूम है कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है या साइंटिफिक ट्रुथ क्या है इस चीज के लिए। तो ग्लोबली इतनी प्रैक्टिस नहीं। अगर आप यूके में जाएंगे तो प्रॉपर फसाड इंजीनियरिंग में डिग्री होती है। बाद में मेरे जो मेंटर थे, क्वालिफाइड फसाड इंजीनियर फ्रॉम बाथ यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी अभी करा दी, जो मेरे टेक्निकल डायरेक्टर है, ही आल्सो क्वालिफाइड फसाड इंजीनियर। तो ग्लोबली ये प्रैक्टिस है, स्पेशली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। वहां पर जब फसाड इंजीनियर हो या फसाड कंसल्टेंट हो, उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो क्वालिफाइड फसाड इंजीनियर हो। दूसरा, कुछ वहां पर बॉडी है, जैसे आईएफटी रोजर है जर्मनी, सीडब्ल्यूसीटी यूके, दे ऑल प्रोवाइड दैट रेफरेंस बेस्ड नॉलेज। तो जो कि इंडिया में काफी लैग है, तो हमने बोला कि हमारा पहला एडवांटेज है कि वी आर बैक विद द रेफरेंस बेस्ड नॉलेज। हम आपको जो कि मैंने वहां पे किया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। दूसरा, हम क्यों बोल रहे हैं कि ग्लोबल एक्सपर्ट, क्योंकि मेरा जो एज एन एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छे कॉर्पोरेट कंपनी में रहा है, एंड आई वाज टच विद द ग्लोबल एम्प्लॉय एट दैट टाइम। तो मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है। तो जब आपको ग्लोबली चीजें पता होती है तो उन प्रैक्टिसेस को आप इंडिया में इंप्लीमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो एक होता है। तीसरा, इस इंडस्ट्री का चैलेंज है डेटा की कॉन्फिडेंस, बिकॉज सारी कंपनी चाहते हैं कि उनका डेटा सिक्योर है। मैं जिस कंपनी के साथ काम करता हूँ, हम ये इंश्योर करते हैं कि उनका जो डेटा है, जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए, बाकी चीजें सेकेंडरी है। सबसे पहली प्रायोरिटी की अगर किसी ने ट्रस्ट करके मैं काम लिया, उसका डेटा हमारे पास सिक्योर रहे, और हमारे जो एम्प्लॉय की अगर तो कहीं छोड़कर भी जाते हैं, मान लीजिए आप मेरे साथ नेक्सिबा में क्या को किसी कंसल्टेंट या सिस्टम कंपनी के साथ है, तो डेटा ना लेके जा सके, हमने आईटी सिस्टम को उतना स्ट्रॉन्ग किया। थैंक यू राज, आपने बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें बताया जो काफी लोगों को नहीं पता। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई अप्रिशिएट।